Hello students, welcome to the UPSC previous year questions series of economic questions. Today we are doing our video on previous year questions from 2003. अभी आपने यहाँ तक की अगर वीडियोस देखी हुई हैं so very good, we'll be carrying on from here, but if not, I would suggest we have started this series from 1995. आप यहाँ से जाके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑन सो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन फॉलोइंग. इस पर्टिकुलर सीरीज़ में और इन वीडियोज़ में हम 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग इनटू अ सेट पैटर्न और ट्रेंड in terms of the questions as well as in terms of the topics. ठीक है कि कौन किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं डोमिनेंट है. इसके अलावा हम यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं क्लियर कि हाउ टू गो अबाउट क्वेश्चंस, हाउ टू फेस देम, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी आस्क्ड, एंड देन ऑल्सो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली सो दैट वी डू नॉट फील कि एकदम से नया कुछ थ्रो किया गया है. सो व्हेन यू विल सी, अब हम यहाँ पे 20 ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं. once you will see कि you have done these questions, there will be a certain amount of confidence that you will have कि okay, I have a knowability with the pattern and I have a clear understanding of what questions, what topics are going to be asked, which will give you a different set of confidence, right? On this note, let us begin. Okay, we will be looking at the first question. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks in India is 49% of the paid up capital. ठीक है, तो यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो इंडियन प्रमोटर जो है वो हम बोल रहे हैं कि उनकी लिमिट है 49% ऑफ पेड अप कैपिटल पे. दैट मीन्स इसके अलावा जो जो भी या तो फॉरेन इन्वेस्टर होगा उसको 51% मिलेगा, विच इज़ इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट जो है गलत है. दूसरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 49% फ्रॉम ऑल सर्विसेज sources is permitted in private sector banks in India under automatic route. Now this statement is correct. Now this question is from foreign sector. ठीक है, और ये यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर अपडेट्स आती रहेंगी, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस बार के ही बजट में इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट चेंज हुई. कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इंश्योरेंस का ऑटोमेटिक रूट में कितना परसेंटेज जो है अलाउड है. नाउ दैट इफ यू नो द करेक्ट अफेयर एंड वी नो द फैक्ट्स, वी कैन इजीली अराइव एट द आंसर कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आंसर क्या होगा, ओनली 2 होगा. Now when we are talking about maximum limit of shareholding of a Indian promoter in a private sector in India is 15%. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उसमें 74% तक हो सकती है विद गवर्नमेंट अप्रूवल. एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे इंडियन प्रमोटर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में सिर्फ 15% तक रहेंगे. एफडीआई इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अप टू 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और एफडीआई जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो लिमिटेड है 20% तक थ्रू गवर्नमेंट रूट. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू कम टू अ कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ द आंसर, राइट. यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. ये जो कंटेंट है, करंट अफेयर का जो कवरेज है वो आपका होना चाहिए प्रॉपर. दैट्स व्हेन यू कैन राइव एट दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं. इन इंडिया the first bank of limited liability managed by Indian and founded in 1881 was, A ऑप्शन है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, दूसरा ओध कमर्शियल बैंक या अवध कमर्शियल बैंक, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, एंड चौथा जो है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक. नाउ दिस इज अ फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप एक तरह से कुछ हद तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी मान सकते हैं.
बट क्योंकि थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड इसलिए इकोनॉमी में भी डाला जा सकता है, बट है ये फैक्चुअल क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं सीधा आंसर बताना चाहूँगी, यहाँ पे आंसर जो है क्लियरली यहाँ पर हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है। मैं हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की अगर बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पे आंसर जो होगा अवध कमर्शियल बैंक होगा। यहाँ पे आंसर इज अवध कमर्शियल बैंक बिकॉज इट वाज फाउंडेड इन 1881, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये पहला लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था जो मैनेज था इंटायरली बाय इंडियंस। बट 1958 में इसने ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए थे। जबकि अगर हम हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की बात करें तो यहाँ पे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस इसने सरवाइव किए, और ये 1770 में ही फाउंडेड था बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो यहाँ पे इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट जो नहीं था, तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बट इट वॉज नॉट द फर्स्ट बैंक ऑफ टर्म्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बी हो जाता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मैंने पहले की भी वीडियोस में बोला है, जब भी आपको इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पूछे प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको प्रॉपरली हाईलाइट करें, ताकि आप यहाँ पे किसी तरह के कन्फ्यूजन में स्टेटमेंट्स को ना देखें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो हम ये कॉन्टेक्स्ट चेक करेंगे वो 2003 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड, दैट इज करेक्ट, वी कम इन आफ्टर चाइना। इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, करेक्ट। India ranks 3rd in the world in terms of coal production, and India is the second largest producer of nitrogenous fertilizers in the world. तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। I think in the context of 2003 the D statement is correct here, whereas the first statement stands in incorrect. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि इंडिया यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। बाकी यहाँ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। इंडिया रैंक्स 9th इन ग्लोबल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टील, रैंक्स 3rd इन कोल प्रोडक्शन, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ सिल्क। तो बाकी स्टेटमेंट जो यहाँ सही है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करंट अफेयर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2000-2001 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया? सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। अब यहाँ पे डेटा पता होना चाहिए। डेटा कैसे पता होगा? अगर करंट अफेयर्स पढ़े होंगे। करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन आया है इसमें झट से आप +2 लेके जा पाएंगे। नहीं पता होगा तो तुक्का मारना पड़ेगा, जिसमें इसकी बिल्कुल भी गारंटी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर हम 2000-2001 की बात करें तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखा था 7%, वो भी स्टील इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी हो जाता है। स्टील इंडस्ट्री सॉ द रेट ऑफ ग्रोथ परसेंट ऑफ 7%, जो कि सीमेंट, कोल और इलेक्ट्रिसिटी से उस वक्त ज़्यादा था। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो 8 क्रूशियल इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको 2018 या 19 में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें वेटेज के हिसाब से पूछा गया है कि किसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, राइट। और यहाँ पर इसी के बेसिस पे हमें पता चला कि सबसे ग्रोथ वाला सेक्टर जो है, हमें इंडस्ट्री जो है स्टील इंडस्ट्री देखने को मिली। नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन पे। द न्यू EXIM पॉलिसी, EXIM इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, पॉलिसी इज लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड एंड फेवर्स ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। रीजन, गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स,
हैज़ प्लेड, WTO का प्रेडिसेसर था गैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडिसेसर था गैट, हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि जो एग्जिम पॉलिसी है वो लिबरल मार्केट ओरिएंटेड है और ग्लोबल ट्रेड को फेवर करती है, करेक्ट। अब अगर हम बोले कि गैट ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है तो ये गलत हो जाता है। गैट ने रोल प्ले किया है, देन उसके सक्सेसर ने आके यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, बट इसके अलावा जो है मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है देखने को मिले हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो ग्लोबल ट्रेड को फेवर इसलिए कर रही है क्योंकि गैट ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में, तो नहीं। इंडिविजुअली अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे ए और आर इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेंड इन्फ्लुएंस हुआ है, और यहाँ पर WTO का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था अगर आप सीधे एग्जिम पॉलिसी के बारे में बात करें। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, रजिस्टरिंग अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 2.17%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है कम हुआ और नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। ठीक है, ये तो फैक्ट है। अब सवाल ये फैक्ट सही है या गलत है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द नेगेटिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट वॉज विटनेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉफी, टेक्सटाइल्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स। अगेन अ फैक्ट। या तो ये सही है या गलत है। रिलेशनशिप तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा सही है या यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पे अब रिलेशनशिप की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर हम 2001-2 की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट्स की नेगेटिव ग्रोथ जो है 2.17% बोली है, जबकि 2.17% नहीं 1.6% था। तो यहाँ पे फैक्चुअली आपके साथ खेला गया है। दूसरा, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो डिक्लाइन हुए थे वो मेजरली टेक्सटाइल के थे, कॉफ़ी के थे और मरीन प्रोडक्ट्स के थे, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी चला जाता है, क्योंकि ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन, बी इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ टबैको। पहला क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर आप जब पहले की बात करेंगे तो फ्रूट प्रोडक्शन में हम फर्स्ट तो नहीं आते हैं। ठीक है, ये मुझे पता है। अब यहाँ पे अगर ये गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट, तो ओनली वन नहीं हो सकता, बोथ 1 और 2 नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो सेकंड होगा नहीं तो नाइदर 1 नॉर 2 होगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर जो है ओनली 2 हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का आफ्टर चाइना। और अगर हम यहाँ पे बात करें इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल शेयर इन ट्रॉपिकल फ्रूट प्रोडक्शन, तो इंडिया का 30% है। इंडिया लीडर है प्रोडक्शन में, फ्रूट्स में नहीं है। बनानास, पपाया, मैंगो, कोकोनट, अरेका नट एंड कैश्यू नट में। और हम एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे कि UAE, नीदरलैंड्स, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, US, UK एंड रशिया। बट यहाँ पर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको की बात की है। इन 2003 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। अब इंडिया का जो टोबैको एक्सपोर्ट है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जाता है, और बेल्जियम जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ
टोबैको है फ्रॉम इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से हैं टोबैको में इंडिया के? वी हैव गुजरात, वी हैव आंध्र प्रदेश, वी हैव कर्नाटका एंड वी हैव तेलंगाना एज वेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख पा रहे हैं कि 2003 में अचानक से फैक्चुअल क्वेश्चंस, अभी तक मैं बोल रही थी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखो बढ़ रहे हैं, बट इस पेपर में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस का प्रेजेंस आ देगी। जैसे कि एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2001? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हो उनमें? सो यहाँ पे हमारा आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2001 का सेंसस आया होगा, 2003 में सेंसस पे 2 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 903 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया यूजुअली मेजर्ड इन पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली जो है, हम दिल्ली को स्टेट में नहीं लेते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर 2011 सेंसस, एंड अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट डेंसिटी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप सेंसस पे देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग, देखो इसमें बोला हुआ क्लियरली अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो दिए हुए हैं उसमें किसकी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस 2001? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में से किसकी सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है? अब यहाँ पे जो आंसर है वो हम काफ़ी क्लियर है अगर लोगों को फैक्ट पता हो। सेंसस पढ़ना पड़ेगा, अब जैसे कि सेंसस आने वाला है 2026 तक, तो जो 2026 के तैयारी वाले हैं, अगर आपके एग्जाम से पहले आ जाए तो आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप 2001 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की फीमेल लिटरेसी जो है 51.85% थी, और ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान से ज़्यादा थी। बट अगर हम 2011 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है 65.46%, और हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट रहा है वो केरला का रहा है। सिमिलरली फीमेल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा केरला का रहा है और मिजोरम का रहा है, विच वी कैन सी हेयर। अगर आप फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया के बाद यहाँ पे केरला का दिया हुआ है, देन लक्षद्वीप का यहाँ पे कम है, बट इन टर्म्स ऑफ मेल ये ज़्यादा है, बट मिजोरम का नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट्स हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, is under the Ministry of Defense, Environment and Forests, Home Affairs, Science Technology. Easy questions. It is under Ministry of Science and Technology. Survey of India is under Ministry of Science and Technology. कंट्री का जो नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑफ इंडिया ही है, और सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस्टेब्लिश कब हो गया था? 1767 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर, फर्स्ट, टू अलाउ विड्रॉल ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, विड्रॉल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ये पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ होता है। ठीक है, तो ये नहीं अलाउ कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन अलाउ नहीं करेगी। Second, to allocate between states the shares of proceeds of taxes. Yes, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ है। Third, to consider the applications for grants in aid from state. जो स्टेट एप्लीकेशन देंगे ग्रांट्स इन एड की, उसको कंसिडर करना और उस पर रिकमेंडेशन देना, ये भी फाइनेंस कमीशन का काम है। फोर्थ पे आते हैं, to supervise and report on whether the union and state governments आर लेविंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग्स विद द बजटरी प्रोविजंस। नहीं, ये बिल्कुल इनका काम नहीं है कि यहाँ पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस बजट के हिसाब से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। फाइनेंस कमीशन डज नॉट लुक इनटू इट। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु लुक्स इनटू दैट। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख गया सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे बी हो जाएगा 2 and 3। ठीक है,
करेक्ट आंसर बी 2 and 3। काम क्या है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ग्रांट्स एंड एड जो है वो स्टेट का प्रपोज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांसफर प्रपोज करते हैं, और लोकल गवर्नेंस के लिए कैसे फंड्स मिल सकते हैं वो प्रपोज करते हैं। अब आते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से वो वोट ऑफ पार्लियामेंट पे होगा, दिस इज इनकरेक्ट। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता तो ये स्टेटमेंट सही होती है। सेकेंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड, अ पब्लिक अकाउंट एंड अ कंटिजेंसी फंड फॉर ईच स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, appropriations and disbursements under railway budget are subject to same form of parliamentary control as other appropriations and disbursements। रेलवे बजट चाहे अलग से आए चाहे जनरल बजट के साथ आए, जैसे कि अब रेलवे बजट मर्ज है, तो यहाँ पे जो सेम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल जनरल बजट पे होता है वो रेलवे बजट पे भी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होते ही तुम ऐसे भी ऑटोमेटिकली आंसर पे आ सकते थे एलिमिनेट करके, बट अगर वो नहीं मिला तो स्टेटमेंट्स चेक करके वी कैन कम एट बी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विजय एल केलकर इन द ईयर 2002। अब ये क्वेश्चन जो है ना 2004 का है, विजय एल केलकर में 2002 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, ध्यान से रखना, नोट अबॉलिशन ऑफ वेल्थ टैक्स, क्या ये एक रिकमेंडेशन था? हाँ जी था। दूसरा, इंक्रीज इन द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ पर्सनल इनकम टू ₹1.20 लाख फॉर विडोज, ये नहीं था। एलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी था। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी, ये भी था। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन लिमिट थी वो प्रपोज्ड नहीं थी। एक्चुअल रिकमेंडेशन क्या थी कि एग्जेम्पशन लिमिट जो है 1.5 लाख तक बढ़ा देते हैं। एंड केलकर टास्क फोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कमिटी जिससे लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एट प्रेजेंट रिसेंट टाइम में जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल हाउसिंग बैंक, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, वॉज सेटअप एज wholly owned subsidiary of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे wholly owned subsidiary बता रहे हैं हम नेशनल हाउसिंग बैंक को, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ठीक है, वॉज wholly owned subsidiary of इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, फैक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड बहुत कम देखने को मिला है, फैक्चुअल करंट अफेयर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ा स्टैटिक से है आई वुड से, बट यहाँ पर ये न्यूज़ में रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, दैट इज़ वाई दे आर बीइंग आस्क्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगले पे आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट decreasing sequence in terms of value of the minerals produced in India in the year 2002-3, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू उसका डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लगाना, तो सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है वो पहले रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले दिया है मेटालिक मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। इसी में शफल किया है इन्होंने, एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो फ्यूल मिनरल्स की है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? फ्यूल मिनरल्स, एक लौता ऑप्शन फ्यूल मिनरल्स जिसमें सबसे पहले है, ठीक है। फ्यूल मिनरल्स के बाद हमारा मेटालिक मिनरल्स है, तो सेकंड यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहीं पे हमने ऑप्शन सीज कर दिया, ऑप्शन जो है बी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें 2002-3 में फ्यूल मिनरल सबसे ज़्यादा थे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस,
फिर मेटालिक मिनरल्स आयरन ऑन कॉपर गोल्ड, और नॉन मेटालिक मिनरल्स उसके बाद थे लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड सिलिका एग्जाम्पल के तौर पे। लास्ट क्वेश्चन आते हैं सीरीज में 2004 का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हैज डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर। ये कह रहे हैं एनटीपीसी जो है उसका जो पावर जनरेशन है अब वो हाइड्रो पावर सेक्टर से भी होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर। ये जो पीजीसीआई है ये भी इसके बारे में सही बोल रहे हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सी, क्योंकि एनटीपीसी जो अपने ऑपरेशंस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बढ़ा लिया है, ऐड कर लिया, और इसका एनर्जी पोर्टफोलियो जो है डाइवर्स हो चुका है। और जो अगर हम पीजीसीआई की बात करें तो उसने भी टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम बिजनेस में एंटर कर लिया है थ्रू एक्सटेंसिव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नाउ दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सीरीज। आई होप आपको थोड़ा सा पैटर्न का 2003 का आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं ऑल ऑफ अ सडन पीक कर गए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रूटेड क्वेश्चंस जो थे काफ़ी कम थे। तो दैट मीन्स दैट शोज़ कि इफ़ आपका साल वो करंट अफेयर वाला है तो आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए, आपको डेटा जो है पता होना चाहिए, आपको फैक्ट जो है पता होना चाहिए। हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आने वाले समय में आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।